बेटी नवासी ने बताया कि वो उसने जाग के गुजारी है, रात को कुरान शरीफ पढ़ा, नमाज़ पढ़ी फजर की, जैसा कि उसे मालूम था कि आज ये होने वाला है। कि वो नाश्ता कर रहे थे, उसके बाद कत्ल होने के बाद 8 बजे उसको मार दिया गया था, 8 बजे उसकी मौत वाक़या हो गई थी। तो उसके मारने के बाद उन्होंने नाश्ता बनाया, नाश्ता किया। थाने वाले एफआईआर काटने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे रात के 8 बज गए, मायूस हो गया मैं। अब मैं एक दो दफ़ा मैंने जज से इससे बात की है, मैंने कहा भाई आप मेहरबानी करें, मैं मीरपुर ख़ास से आता हूँ, मेरा बड़ा ख़र्चा हो जाता है, 3 दफ़ा महीने में आना पड़ता है मुझे। तो कहते हैं कि आप क्यों आते हैं, आपको आना नहीं चाहिए, आपको जब ज़रूरत होगी हम बुला लेंगे। मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, मुझे तो इंसाफ चाहिए ना, मैं तो बार बार आऊँगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मोहम्मद अशरफ आए हुए हैं। पाकिस्तान में इतने केसेस होते हैं, और मार्च पे भी आपने देखा होगा कि एक फेमिसाइड हो रही है। हर केस को तवज्जो नहीं मिलती। ये एक वालिद साहब हैं जो अपनी बेटी के लिए जस्टिस लेने के लिए मीरपुर ख़ास से आते हैं। मुझे बता रहे थे 93 डेट्स हो चुकी हैं। आई थिंक द पॉइंट ऑफ टुडेज़ पॉडकास्ट इज़ के इनको अपनी कहानी बताने का मौका दिया जाए। तो अशरफ साहब, ओवर टू यू। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं मीरपुर ख़ास का रिहायशी हूँ और गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ फूड डिपार्टमेंट में। मेरी बेटी की शादी मैंने 2010 में की थी। उस वक्त मैं कराची में मेरी पोस्टिंग थी। तो 2010 से ये शुरू के दिनों में ही इसने तंग करना शुरू कर दिया हमें। यानी कि इसका कोई पहले हमें इसने धोखे से कहा कि मेरा कोई दुबई में कारोबार है, इसके वालिद ने और इसने सब ने, इसकी फैमिली ने, जैसा कि कुछ भी नहीं था, ये फ्रॉड थे सारे। तो उसके बाद मुझे अपनी बेटी के घर का भी ख़र्चा चलाना पड़ा बड़ी मुश्किल से। मैं अपना घर तो चलाता ही था, लेकिन अपनी बेटी का घर भी चलाना पड़ गया। कई दफ़ा मैंने बेटी से कहा कि बेटा इससे अगर बेहतर है तो छोड़ ही दो इसको, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा नहीं, जैसा भी है वो मेरा नसीब, मैं यहीं रहूँगी। उसके बाद इसके एक बेटी पैदा हुई 2012 में। उसके बाद फिर दूसरी बेटी हुई। फिर अब जब डेथ के वक्त इनके जो 1-1.5 साल का बच्चा था, जो बेटा है, मुख्तलिफ डेटों में ये मुझसे पैसे बटोरता रहा, और कई दफ़ा इसने कारोबार के लिए मुझसे पैसे लिए जो इसने बर्बाद कर दिया, कहीं छोड़ा ही नहीं। फिर मैंने इसको महीने का घर में राशन डाल के देता था, वो भी इसने सामान उठा के, मैं जैसे कार्टून रख के जाता था वो उठा के बेच देता था। फिर मैंने इनके पोर्शन रहने के लिए इनकी वालदा ने इनको कहा कि भाई आप अपना बंदोबस्त करें। तो मैंने इनके ऊपर वाली जगह मैंने घर बना के दिया, 2 कमरों का पोर्शन बना के दिया। लेकिन उसमें ये बेचारी मेरी अनफॉर्चुनेटली मेरी बेटी रह नहीं सकी। वो बना के मैंने तैयार कर दिया, तो उसने अपनी बहनों को ऊपर शिफ्ट कर दिया। और एक छोटा सा कमरा था जो शायद मेरा ख्याल कोई ज़्यादा नहीं तो 8 बाई 10 का होगा, तो उसमें इसने रहना शुरू कर दिया। बहरहाल मैंने ये भी बर्दाश्त किया। उसके बाद इसने डिमांड शुरू कर दी कि मुझे गाड़ी लेके दो, कार लेके दो। तो मैंने कहा क्या करनी है कार? तो वो कहने लगा मैंने ये ओबर वगैरह में चलानी है, तो मैं अपना रोज़गार करूँगा। मैंने बोला अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास गाड़ी जो थी उस वक्त वो टचअप गाड़ी थी, वो नहीं चल सकती थी। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं आपको किसी बैंक से लोन पे लेके देता हूँ, आप 2-3 महीने सब्र कर लें, कहीं से मैं पैसों का बंदोबस्त अरेंजमेंट करके मैं तुम्हें देता हूँ, ये भी करके देता हूँ। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे मना कर दिया कि पापा ये गाड़ी आपसे लेंगे, ये फ़ौरन बेच देंगे, इसने ऐसे ही रहना है, जब मुझे आपने ख़र्चा देना ही है तो आप इसी तरह चलाएं, अगर नहीं दे सकते तो ना दें, मेरी लाइफ है, मैं आप खुद ही गुजारूंगी। लेकिन मैं फिर भी इसकी मदद करता रहा। मैंने कहा नहीं बेटी, मैं इसको एक दफ़ा फिर भी आजमाऊंगा, मैं एक दफ़ा फिर भी इसको ये गाड़ी लेके दूंगा। लेकिन मेरी बेटी मना करती थी कि नहीं ऐसा नहीं करो, अब बस हो गया, बहुत हो गया, क्योंकि 3 दफ़ा तो कारोबार आपने करके दिया है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ये बर्बाद कर देगा इसको भी। तो मर्डर की से एक दिन पहले रात को ये बात मेरी नवासी ने मुझे बताई कि पापा और मम्मा की इस बात पे बहुत झगड़ा हुआ है कि वो गाड़ी की ज़िद कर रहे थे। मम्मा कह रही थी मैं पापा से नहीं कहूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपने फ़ोन करके पापा से कहो कि गाड़ी मुझे दे लेके जितनी जल्दी हो सके। तो उसने कहा मैं नहीं कहूँगी इसके लिए काम। इसी बात पे इनका झगड़ा हुआ है,
और सारी रात मेरी बेटी नवासी ने बताया कि वो उसने जाग के गुजारी है, रात को कुरान शरीफ पढ़ा, नमाज़ पढ़ी फजर की, जैसा कि उसे मालूम था कि आज ये होने वाला है। तो सुबह तकरीबन 7 बजे के टाइम इसने उसको खंजर से, इसने छुरी थी घर में इसके पड़ी हुई, उससे को वार किया। सबसे पहले उसने गर्दन पे वार किया, जो आधी गर्दन उसकी कटी हुई थी। फिर उसने और पेट में छुरियां मारी उसके, और एक टांग पे, रान पे उसके छुरी लगी थी। तो 4 जब छुरियां लग चुकी थी तो उसने शोर किया ना, तो मेरी बड़ी नवासी है जो उस वक़्त उसकी उम्र 10 साल थी, तो वो उठ गई। उसने बड़ी उसको बचाने की कोशिश की कि मैं अपनी मम्मा को बचा लूँ। बड़ी उसने उस शोर किया तो उस बराबर वाले कमरे में से उसकी देवरानी आई, जिसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी, वानिया। वो आई तो उसने कहा भाई तुम इसको नहीं मारो, तो उसने उसको डांट दिया कि तुम जाओ, इधर से चले जाओ। तो वो दोबारा चले गए। इस दौरान मेरी नवासी को मौका मिला कि वो बाहर का गेट खोल ले। उसने बाहर का गेट खोल के शोर किया कि लोग कोई मदद को आ जाए, लेकिन सुबह सुबह का टाइम था, लोग सो रहे होते हैं उस टाइम, कोई ऐसा बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन इसकी जो फुफ्फियाँ थी और दूसरे के रिश्ते रिलेटिव थे ऊपर से ये देख रहे थे। उसने उनको आवाज़ दी कि भाई आप देखें मेरी मम्मा को बचाएं आकर, लेकिन कोई भी नहीं आया, वहाँ कोई भी नहीं आया। तो दोबारा वो आई तो उसने उसको रोकने में कामयाब हो गई। उस वक़्त वो 9 वार छुरियों से कर चुका था। तो उसने कहा कि मेरी मम्मा को छोड़ दें आप। तो उसने कहा ठीक है, अभी हम इस तरह करते हैं, तो इसको हम एम्बुलेंस लेके आते हैं, इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो उसने तीनों बच्चों को उठाया, जो मेरा नवासा था 1.5 साल का, एक 7 साल की मेरी नवासी थी, और बड़ी नवासी थी जो 10 साल की। इन्हें मोटरसाइकिल पे बिठाया इनको। तो चाबी उठाना भूल गया वो। चाबी उठाने के लिए जब दोबारा गया तो बड़ी वाली नवासी ने समझा कि शायद दोबारा ना वो मेरी मम्मा को मारे, तो वो पीछे पीछे आ गई। तो उस वक़्त मेरी बेटी फरियाल उस वक़्त खून की उल्टियाँ कर रही थी, बैठी हुई थी, खून की उल्टियाँ कर रही थी। तो उसने उसको देखा तो उसको सीने पे उसके लात मारी, जो बहुत ज़ोरदार लात थी। उसके बाद वो जानबर ना हो सकी, बस वो गिर गई, वहीं से उसकी जान वो निकल गई। तो इसने चाबी उठाई, फिर वहाँ से इन बच्चों को लेके चला गया। तो जब ये वहाँ से गुज़र रहे थे तो बच्ची बड़ी, ज़ाहिर है उसके खून आलूद कपड़े थे, तो किसी ने देखा कि भी खून के आलूद कपड़े हैं, ये कहाँ लेके जा रहा है। बहरहाल वो उसने दूसरे मोहल्ले वालों को बताया, बात फैलती गई। इतने में क्या होता है कि खून जो वो था वो बड़े गेट, मेन गेट से बाहर आना शुरू हो गया। तो लोगों ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। तो वो ज़ाहिर अंदर ही सारे मौजूद थे, उन्होंने देख लिया था, तो उन्होंने कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, मकामी पुलिस आ गई। तो तकरीबन 10:10 पे पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ के अंदर आई। तो पता चला कि वो जनाब नाश्ता कर रहे हैं, बैठे हुए सारे उसके घर के बाहर बैठे नाश्ता कर रहे हैं। संगदली की इंतहा थी, ये मुझे पुलिस ने बताया, मोहल्ले वालों ने बताया कि वो नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद कत्ल होने के बाद 8 बजे उसको मार दिया गया था, 8 बजे उसकी मौत वाक़या हो गई थी। तो उसके मारने के बाद उन्होंने नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, कर रहे थे नाश्ता जब वो पुलिस आई है। तो बहरहाल वो उन्होंने, फिर पुलिस ने मेरा नंबर उनसे लिया, नंबर लेके मुझसे 10:10 पे कॉल की। ये वाक़या है 11 मई 2022 का। तो मुझे कॉल की तो उसने मुझे बताया कि इस तरह करके आपकी बेटी का मर्डर हो गया है, तो आप कहाँ पर हैं। मैंने बोला मैं तो मीरपुर ख़ास में, मैं इस बोलता आप फ़ौरन आ जाएं, हम इसकी बॉडी को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैं ठीक है। मैंने फ़ौरन अपनी, मेरी दूसरे रिलेटिव, मेरी बहनें हैं यहाँ, भाई हैं, उनको मैंने कॉल की कि इस तरह हादसा हो गया, आप जाएँ अब्बासी हॉस्पिटल जाएँ, मैं पहुँच रहा हूँ। अब ज़ाहिर है 4 घंटे तो लगेंगे पहुँचने में। तो मैं 4 घंटे में यहाँ पहुँचा। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे जो दूसरी बच्चे थे वो कोमरी गए हुए थे घूमने के लिए उस दिनों, तो उनको मैं कॉल कर चुका था, मैं तुम फ़ौरन आ जाओ। तो इसलिए मैंने बच्ची की, अपनी बेटी की लाश को मैंने सर्द खाने में रखवाया एदी में, और ख़ुद चला गया थाने एफ़आईआर कटवाने के लिए। लेकिन वो थाने वाले एफ़आईआर काटने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे रात के 8 बज गए, मायूस हो गया मैं। कभी क्यों मना कर रहे थे? हाँ काटते हैं, अभी वो फ़लाँ आ जाए, फ़लाँ आ जाए, इस तरह मतलब कुछ टाल मटोल कर रहे थे। और मेरे किसी एक दोस्त ने, वहाँ अचानक कोई आ गया, अल्लाह की तरफ से मेरी मदद थी शायद,
वो मेरे पुराने जानने वाला था, वो वहाँ आ गया, वो वकील था। तो उसने कहा अशरफ आप यहाँ कैसे क्या कर रहे हैं? मैंने इस तरह का मेरी बेटी का मर्डर हो गया। बोलता अरे हाँ वो जो सुबह हुआ वो आपकी बेटी है? मैं हाँ वो मेरी बेटी है। बोलते अब क्या हुआ, FIR हो गई? मैंने नहीं काट ही नहीं रहे, मैं तो बैठा हूँ यहाँ, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। उसने मुझे, जो वहाँ के इंचार्ज थे SHO साहब बड़े, उनसे SP थे शायद कोई, उससे मेरी मुलाकात करवाई। उसने फ़ौरन उसको आर्डर दिया कि भाई ये आप फ़ौरन इसकी FIR काटो। तो मुझे बड़ी वो पट्टियाँ पढ़ाने लग गए साहब जो बैठे थे। असल में वो उन्होंने पैसे वैसे ले लिए थे, उनसे पैसे पकड़े हुए थे। तो मुझसे बड़ी उसने, आप ये कहें कि मेरे सामने मारा है ये वो, ऐसे मैं ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं मीरपुर ख़ास में था, मैं तो पुलिस ने इतला दी है, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे नहीं पता किसने मारा, कैसे मारा, मुझे नहीं उस वक्त तक पता नहीं था। ये तो पता अंदाज़ा था क्योंकि लेके भाग गया था बच्चियों को, वो तो पता लग गया था कि वही है। तो मैंने कहा ठीक है वो ये मैं देख लेता हूँ। तो इसमें इन्होंने एक इसके छोटे भाई को भी अरेस्ट किया था, घर से इसके छोटे भाई को अरेस्ट किया था। तो वो भी जेल में था। उससे मैंने पूछा, उसने मुझे सही सही बताया कि भाई देखो मैं घर पे नहीं था उस वक्त। वाकई वो उसकी लोकेशन देखी गई है बाद में, वो घर पे वाकई नहीं था उस वक्त। बोलता मैं उस वक्त घर पे नहीं था, जब मर्डर होने के बाद मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया तब मैं घर आया हूँ, अगर मैं घर पे होता तो ऐसा ना होता। बहरहाल मेरे भाई ने ज़्यादती की है, बिल्कुल मारा है उसे, इसमें कोई दूसरा नहीं है। यहाँ से कन्फर्म हो गया मुझे कि मेरी बेटी को मारने वाला वही है, क्योंकि उसके छोटे भाई खुद बता रहे हैं। बहरहाल तो FIR कटी। FIR मैंने जो मुझे सच था वही मैंने बताया उनको कि मैं कहाँ था, जो मैंने हकीकत में बात की। तो उसके बाद फिर इसको ढूंढना शुरू किया हमने रिश्तेदारों में। इसके कुछ रिलेटिव हैदराबाद में भी रहते हैं, तो वहाँ हम पुलिस लेके गए। तो वो बड़े अच्छे लोग थे बेचारे। उन्होंने जब सुना कि फरियाल का मर्डर हो गया है तो बाकायदा रोने लग गए। वो इतना, वो कहते वो तो बहुत अच्छी खातून थी, बहुत अच्छी लड़की थी, इसने जालिम ने क्यों मारा उसको। बहरहाल उन्होंने मुझे कहा कि अगर ही हमारे पास यहाँ आया तो हम उसको ज़रूर आपको बताएंगे, आपको इतला देंगे। तो 9वां दिन था इसके मर्डर को, मैं कराची में ही था। तो उस वक़्त उनका फ़ोन आया कि भाई वो वसीम और 3 बच्चे उसके साथ हैं, वो यहाँ आया है हमारे पास और आप फ़ौरन यहाँ आ जाएं। मैं ठीक है। मैंने पुलिस को बताया कि भाई वो जैसे रवायती होती है पुलिस की, वो गाड़ी में ये नहीं है, तेल नहीं है, टायर डला दो। आप यकीन करें मैंने 2 टायर मैंने अपने पैसों से डलाए गाड़ी में। बोलो वो टायर ही नहीं है गाड़ी में, हमारा वो हैदराबाद जाना है, 2 टायर तक मैंने डलाई। इतना मतलब तंग करना, गाड़ी में तेल वेल डला के 2-2.5 घंटे इन्होंने लगा दिया यहाँ। तो मुझसे कहने लगे कि जी वो अरेस्ट हम आप हैदराबाद अच्छा। अब इसमें हमें पता चला, उन्होंने बताया कि हमने ये तंग कर रहा था, को फायरिंग कर रहा था हम पे, पिस्टल थी इसके हाथ में, तो ये फायरिंग कर रहा था। तो हमने पुलिस को बुला लिया और हमने उसको अरेस्ट करवा दिया। वहाँ पुलिस पकड़ के ले गई है हैदराबाद में इसको। तो मैंने कहा मुझे पुलिस हैदराबाद की पकड़ के लेगी, आप जाके ले लें उसे, आपके पास FIR कटी हुई है। तो वो कहने लगे नहीं, वो आप ऐसा कहें कि भाई हमने अरेस्ट किया। मैंने झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जैसा है वैसे ही कहूँगा। बहरहाल ये वहाँ गए, वहाँ से इसको ऐसा ले लिया उन्होंने, हवालगी ली। और बच्चे 3 थे, बहुत ही बुरी हालत में थे, बदबू आ रही थी उनसे। 9 दिन के ना नहाए ना धोए। तो यहाँ तक कि मेरी बड़े से छोटे वाली नवासी ने मुझे बताया कि पापा हमें उधर साइड पे हो जाते थे और हमें भीख मंगवाते थे हमसे। 9 दिन वो भीख मांगते रहे बेचारा रोटी के लिए, ये हालत थी उनकी। तो हमारी मम्मा को इसने हमारे सामने मारा है। बहरहाल मैंने उनके कपड़े वपड़े चेंज कराया वहाँ से, फिर मैं कराची लेके आ गया। उसके बाद फिर उसके अगले दिन मेरे बच्चे भी आगे, मुकम्मरी वाले पहुँच गए यहाँ, वो आ गए थे। वो मैंने दफन सेकंड डे ही करा दिया था। तो अपनी माँ को ढूंढ रहे थे बच्चे, आते ही मेरे कहने हमारी मम्मा कहाँ है। वो तो हमारा पापा कह रहा था वो हॉस्पिटल में है, बच गई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो फौत हो गई थी, हमने दूसरे दिन ही उसको दफन कर दिया था। हम आपको कहाँ से ढूंढते, आप तो थे ही नहीं। तो बहरहाल हमने उसको कब्र वगैरह दिखा के उसको तसल्लियाँ कराई, लेकिन क्या तसल्लियाँ कराते हम, वो उसका रोना ही बंद होने वाला था। उसके बाद जी उसका कोर्ट में गया, चालान हो गया। तो पुलिस ने बिल्कुल उसमें ये किया कि उसके घर वालों को बिल्कुल, हालांकि वो इन्वॉल्व थे, वो बचाना चाहते, मारा नहीं उन्होंने, मैंने कभी भी नहीं कहा उन्होंने मारा है उन्हें, लेकिन वो बचा सकते थे, घर पे थे सारे, क्या उसके एक बंदा नहीं काबू में आ रहा था उनके, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
तो उन्होंने उसको, जो मैंने एफआईआर में नाम लिखवाए थे उनमें, उसको वो क्या कहते हैं जी, कॉम्प्लेक्स। हाँ उसमें दे दिया उसको, मतलब ये नहीं है इसमें, वो उसकी ज़मानत की भी इनकी ज़रूरत नहीं है, तो उधर कर दिया। और जो एक उसका भाई अरेस्ट था, मैंने नवासी से अपने से कहा बेटा झूठ नहीं बोलना, आपने जो देखा है, जो कुछ देखा है उसी हिसाब से कहना। उसने 144 के बयान में बताया कि ये मेरे चाचा ज़ुबैर हैं जो अरेस्ट हैं, ये नहीं थे उस वक्त, घर पे ही नहीं थे उस वक्त, ये ड्यूटी पे चले जाते हैं, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, इसके जाने के बाद ये हुआ है। तो मतलब पुलिस ने उसको छोड़ दिया, हमारे उसकी वो ज़ाती दुश्मनी है नहीं थी, तो ठीक है। लेकिन वसीम अब तक चल रहा है, और कोर्ट में आते हैं, मेरा बयान हो चुका है, मेरी नवासी का बयान हो चुका है, जो उसने मन जैसे हुआ था उसी तरीके से बताया है। और 2 बयान हुए, एक गैर ज़रूरी बयान था, वो जैसे पुलिस के हरबे होते हैं कि नाम लिख देते हैं जी फ़लाँ का बयान, फ़लाँ का बयान, उसमें मेरे भाई का भी बयान, जो वो था ही नहीं, उसने बयान दे दिया। उसके बाद कोई भी नहीं आ रहा वहाँ, पुलिस वाले आते हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, कभी कोई बैठे होते हैं, तारीख पे आते हैं वो, लेकिन तारीख दे दी जाती है। वकीलों का बंदोबस्त, आज भी वकील को बुलाओ, ये करो, सारा अरेंजमेंट करके देते हैं। हत्ता कि आप यकीन करें, उनके वकील को मैं कहता था यार ये 500,000 आपको चाहिए, मुझसे ले लो, आ जाओ भाई केस को निपटाओ। हालत ये थी, तो केस नहीं चला हमारा। एक डॉक्टर है वो तो आज तक आई ही नहीं, जिसने पोस्टमार्टम किया था बच्ची का, वो यहाँ से चली गई। हम ये मर्डर हुआ था 11 मई को, और वो दिसंबर 2022 में उसी साल वो उसको जॉब से निकाल दिया गया था। वो यहाँ से यूके शिफ्ट हो गई। वो बाद में मुझे पता चला, जब कोई डॉक्टर आ ही नहीं रही थी तो मैं वहाँ गया, इनका जो होता है हॉस्पिटल होता है जहाँ से ये डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ मैं गया, तो मैंने वो नोटिफिकेशन दिखाया कि ये भाई तकरीबन 2.5 साल से ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं आपके पास, आप डॉक्टर क्यों नहीं आ रही। उसने बोला पहली बात तो ये नोटिफिकेशन हमारे पास आए ही नहीं, हमें मिला ही नहीं, हम तो आज देख रहे हैं ये। दूसरी बात ये कि डॉक्टर ये तो 2022 में यहाँ से चली गई थी, यूके रह रही है ये। उन्होंने नंबर दिया मुझे, बोला आप बात कर लें इससे, पूछ लें क्या कहती हैं। मैंने वहीं से उनसे बात की, तो वो कहने लगी बिल्कुल ये मैंने वो किया था, लेकिन अभी ये है कि मैं तो अभी यूके में हूँ और मैं पाकिस्तान आना भी नहीं चाहती हूँ। आप मुझे वीडियो लिंक पे मेरा बयान ले सकते हो, करा सकते हो तो करा दो, मैं दूँगी। तो मैंने जज साहब से बात की, अगली पेशी पे मैंने जज साहब से बात की, मैंने बोला भाई ये इस तरह करके मेरी बात हुई है। तो जज साहब ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे कहा कि ठीक है, आप अगली पेशी पे मैं इसका अरेंजमेंट करता हूँ, एक हमारा प्रोसेस होता है उसके थ्रू मैं इससे बात करता हूँ। मैंने नंबर दे दिया। बहरहाल अगली पेशी पे क्या हुआ कि वो जज एक दिन पहले ट्रांसफ़र हो गए। जो पहले वाले जज थे उसमें थोड़ी बहुत वो थी, बात सुन लेता था, लेकिन दूसरे जज साहब आ गए। अब तो ये बस आते हैं, 1-2 बंदों को सुनते हैं, थोड़ा बहुत चैम्बर में चले जाते हैं और तारीखें देते हैं। बस सुबह 9 बजे मैं आ जाता हूँ यहाँ और बैठा हूँ, 12 बजे तक मुझे तारीख मिल जाती है, मैं चले जाता हूँ। 3.5 साल हो गए इस बात को, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और वो जब भी उस जेल कस्टडी आते हैं बाकायदा वो धमकियाँ देता है, उसको कोई पशेमानी नहीं है, कोई उसको वो नहीं, शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने गलत काम किया है, इस तरह की ये बात है सारी। इसमें जब शुरू में मसले मसाइल थे फाइनेंशियल, जी, तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी था। डोमेस्टिक वायलेंस में मतलब वो फिजिकली अब्यूसिव भी थे। इस तरह था कि देखें, एक मुझे बड़ा अफसोस है, मेरी बेटी ने मुझे अंधेरे में रखा हमेशा। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि ये मुझे कहता था, मुझे गाली गलौज तो ज़रूर करता है, आपको भी गालियाँ देता है ये, लेकिन मुझे मारता नहीं है। लेकिन उसने सफ़ा झूठ बोला था ये। मुझे इस बात पर बड़ा दुख है, क्योंकि मेरी नवासी अभी बता रही है कि वो तो हर वक्त उसको तो मारता पीटता था ये। हत्ता कि सर्दियों की रातों में बोलता पानी इस पर फेंकता था, ठंडा पानी इस पर फेंकता था, यहाँ ऐसे तशद्दुद करता था। कई दफ़ा उसके घर से निकाल के बाहर बिठा देता था कि अपने बाप को पैसे दो, तशद्दुद करता था, जानबूझ के उसको मारता था कि पैसे ले। इस तरह वो हर में कामयाब भी था। लेकिन मेरी बेटी मुझे ये नहीं बताती थी, क्योंकि मैंने उससे कई दफ़ा ये कहा था कि आप इससे जान छुड़ा लें, मैं आपको वकील करके कोर्ट में ले जाता हूँ, जान छुड़ा लेते हैं, दफ़ा करो उसको। लेकिन मेरी बेटी मानती नहीं थी। वो थी मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मेरे बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते, वो बाप से बहुत प्यार करते हैं, और ना मुझे छोड़ सकते हैं ना बाप को छोड़ सकते हैं। ज़ाहिर है जब ये फ़ैसला हो जाएगा, एक ही मिलेगा इन्हें, एक के पास ही होंगे ये, तो मेरे बच्चे बहुत वो हो जाएंगे, रुल जाएंगे। इसलिए वो
ये काम तो मुझे करने ही नहीं देती। मैंने एक दफ़ा वकील के पास भी लेके गया ऐसे में, मैंने उसे बात की, बोलता नहीं पापा मैं डाइवर्स नहीं लूँगी, जैसा भी है मेरा नसीब, मैं डाइवर्स नहीं लूँगी इसे। तो आपको क्यों लगता है कि एक तो हमारी सोसाइटी में अगर बेटी को माँ बाप की तरफ से प्रेशर हो, एक जो ये राय पाई जाती है कि डोली उठेगी तो फिर मैयत ही आएगी, जी जी। पर आप अगर कह रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद आप क्यों लगता है कि हमारी सोसाइटी में बच्चियों को इस तरह पलाया बढ़ाया जाता है कि डिवोर्स बुरी चीज़ है? किस वजह से इस चीज़ का इतना स्टिग्मा था? उसको ये था, इसमें असल में मैं थोड़ी सी एक बात आपको बताना भूल गया जहन में। इसमें मेरी बेटी फरियाल की मर्ज़ी थी, शादी में इसकी फरियाल की मर्ज़ी थी, तो उसकी मर्ज़ी से हमने इसकी शादी यहाँ की थी। तो वो कहती थी गलती तो मेरी है ना, मैंने आपको फ़ोर्स किया कि मेरी शादी यहाँ करो, आपने कर दी, अब मेरी गलती है, मैं अभी इससे डाइवोर्स लूँ तो मेरी छोटी बहनें जो हैं, 4 छोटी बहनें इसकी, तो उन पे क्या असर होगा, उसके रिश्ते नहीं होंगे, वो लोग कहेंगे ये तो भाई इस तरह तलाक ले लेती हैं, और कोई सच्चाई को तो देखेगा भी नहीं कि वो कैसा था क्या था। बोलते वो तो यही कहेंगे ये जो अशरफ की बेटी थी इसने तलाक ले ली। तो वो उसकी बहुत गहरी सोच थी उसकी बच्ची की। वो कहती थी एक तलाक लूँ फिर आप मुझे एक दफ़ा आखिर में मैंने बड़े गुस्से में, जब आखिरी दफ़ा उससे मेरी मुलाकात हुई है, वो मैं उसको ले गया था यहाँ से मीरपुर ले गया था चंद दिन के लिए, तो मैंने कहा बेटा मैं तो तलाक आपकी करा के छोड़ूंगा, मैं तंग आ गया हूँ ऐसे। बोला पापा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मुझे ख़र्चा नहीं देंगे, ना दे कोई मसला नहीं, मुझे ख़र्चा ना दे, मैं भूखी रह लूँगी लेकिन रहूँगी इसके घर, क्या करोगे आप मेरी तलाक लेके, मुझे मेरी दूसरी शादी करोगे। मैंने बेटा तुम कहोगे तो दूसरी शादी कर दूंगा। बोलते फिर मेरे बच्चों का बाप वो बनेगा, वो बन जाएगा मेरे बच्चों का बाप। उसके सवाल थे मेरे से, मैंने नहीं वो नहीं बनेगा, इस तरह का नहीं बन सकता। बोलते जैसा भी है, कितना भी बेशरम और बेहया बंदा है, लेकिन मेरे बच्चों का बाप तो है, मेरे बच्चों का तो ख्याल करेगा, चलो जैसा भी है मेरे बच्चों का बाप है वो, मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो नहीं मानी हुई मेरी बात, बहुत जोर लगाया जो मेरे से। आप अभी बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान में इस तरह बात नहीं की जाती, तो आई एम श्योर ये हज़ारों शायद लाखों फैमिलीज़ की कहानी हो। जी डोमेस्टिक वायलेंस इतना प्रेवलेंट है इस जी। माशरे में। तो अब जब आप बच्चों का हाल देख रहे हैं, आप माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई माँ बाप सुन रहे हैं जिनके बच्चों के साथ यही डिस्कशन हो रहे हैं, जी। क्या करें? माँ बाप को ये चाहिए कि फ़ौरन अलहदगी करा देनी चाहिए ऐसे लोगों से जो देखें। शुरू से मेरी गलती ये है कि शुरू से मैं इसको, जब मुझे तो शुरू से पता चल गया था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था शादी को, जब मुझे पता चल गया था, उसने डिमांड शुरू कर दी थी कि ये चीज़ आपने जी बेड अच्छा नहीं दिया, ये गद्दा अच्छा नहीं दिया, ये फ़लान चीज़ अच्छी नहीं थी, ये बदल के दो। लालच का तो शुरू में पता चल गया था मुझे, लेकिन मैं करता रहा। लेकिन मैं अपनी बेटी के हाथों मजबूर था, वो कत्तन नहीं चाहती थी अलहदगी। तो मैं माँ बाप से ये कहूँगा कि खुदारा अपनी बेटियों का सोच समझ के देखभाल के शादी करें। ठीक है अगर आपकी बच्ची की कोई मर्ज़ी है, लेकिन आप देखभाल के उसकी शादी करें। अगर वो ऐसा कोई मसला होता है तो उससे जान छुड़ा लें, बेहतर ही है। तो गलतियाँ हो भी सकती हैं, खुदा ना खास्ता लोग बदल भी जाते हैं, पहले सब ठीक लगता है, आगे जाके लोग क्या बन जाते हैं। आई ऑनेस्टली मेरे पास भी कोई जवाब तो नहीं है कि अगर कोई इस तरह से सोच रहा है कि स्टिग्मा होगा या लोग क्या कहेंगे, किसी की जान से बढ़कर तो लोग नहीं हैं, लेकिन ये उस वक्त उसको समझाना, आई डोंट नो कि क्या तरीका हो सकता है। या तो सोसाइटी में हम डिवोर्स और अलहदगी का स्टिग्मा ख़त्म करें। जी बहुत इसमें अब कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं जी, मर्डर होने आज औरत को कहाँ इज़्ज़त मिलती है, इल्ज़ामात औरत पे ही आ जाते हैं कि वैसी होगी वैसी होगी वैसी होगी। मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो इस तरह की लड़कियाँ होती हैं, कभी वो डाइवर्स लेने में कोई देर थोड़ी करती हैं। उसने तो एक दफ़ा भी नहीं मुझे वो किया। इसकी फैमिली के मेंबर्स, इवन इसकी फैमिली के मेंबर्स मेरे पास 2 दफ़ा गए हैं माफ़ी मांगने के लिए मीरपुर ख़ास में। वो कहते हैं कि हमारी भाभी माँ के जैसी थी, बहुत प्यार करने वाली भाभी थी हमारी भाभी में कोई ऐब नहीं था, हमारा भाई अच्छा नहीं है, वो भी कहते हैं। लेकिन वो बचाना भी चाह रहे हैं, वो अपने ज़ाहिर उनका भाई है, वो बचाना भी चाह रहे हैं उसको। ये वो लोग हैं जो नाश्ता कर रहे थे जी, वो लोग जब डेड बॉडी घर में थी, ये लोग नाश्ता कर रहे जी थे। जी। तो आप क्या माफ़ी मांग रहे हो? आप मैंने तो माफ़ी नहीं, मैंने दफ़ा हो जब मैं ज़्यादा बात ही नहीं की। मैंने तो घर भी नहीं लेके गया, बाहर ही बिठाया उनको, मैंने उनसे बात ही नहीं की। मैं क्या करूँ उससे बात।
मुझे पता है ये अपने भाई को बचाने के लिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद ये नहीं था, माफ़ी मांगना नहीं था, वो अपने भाई के लिए कोई मुझसे कोई सॉफ्ट कॉर्नर मांगना चाह रहे थे, मांग भी रहे हैं, मुझे प्रेशराइज भी कर रहे हैं। कई लोगों से फ़ोन करवाया, एक कोई एसपी था, एसएसपी था, मेरे नाम भूल गया, उसने 3-4 बार मुझे कॉल की कि आप आ जाएं मेरे पास, आ जाएं तो आप बैठ के बात कर लेते हैं। मैं क्यों आ जाऊं आपके पास, मैंने जब उसको माफ़ करना ही नहीं है तो फजूल है आपकी बात करना, नहीं बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने नहीं आना। फिर मीरपुर ख़ास में हमारे एक वहाँ हैं पीपल्स पार्टी के सदर वगैरह बता रहे थे अपने को, उनको भी इन्होंने कहा, अप्रोच की, तो मैंने जवाब दे दिया। इसमें आपसे क्या दियत की भी बात की है अब तक? नहीं, मुझसे बात नहीं की, दियत की बात नहीं की। ऐसे केसेस में अक्सर हाँ रास्ता लोग निकालते हैं, वो इसी तरह का रास्ता निकालते हैं। एक तरफ जब आप कह रहे हैं कि और मतलब वो गरीब था, आपसे पैसे लेता था, तो ये इतने इन्फ्लुएंशियल कैसे हैं? कोई फैमिली इन्फ्लुएंशियल है कि ये जान पहचान भी है, फ़ोन भी करवा रहे हैं, पुलिस भी तफ्तीश नहीं कर रही थी? अब मैं इस बारे में बताते हुए बड़े शर्मसार सा हो रहा हूँ कि वो फैमिली की लड़कियाँ बड़ी बहुत ही एडवांस किस्म की लड़कियाँ हैं और उनके ताल्लुकात हैं। अब मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, मेरी बेटियों की जैसी हैं वो भी, मैं ज़्यादा उसके बारे में क्या बताऊँ, सब जानता हूँ। उसके होते हुए 2 बहनों ने तो अपनी मर्ज़ी से बाहर किसी से शादी की हुई थी, वो तो अब आने लगी हैं। तो इस तरह की पोजीशन है थाने में भी। जाहिर है लोग आजकल तो इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये थी बात, अप्रोच उनकी और कोई नहीं है, यही है बस। तो आपको अब आई एम श्योर ऐसा लग रहा होगा कि पूरा सिस्टम ही नहीं चाहता कि इस केस में कुछ भी हो। जी बिल्कुल ऐसे लग। और अभी वो वसीम जो हैं वो जेल में हैं। अब मैं 1-2 दफ़ा मैंने जज से इससे बात की है, मैंने कहा भाई आप मेहरबानी करें, मैं मीरपुर ख़ास से आता हूँ, मेरा बड़ा ख़र्चा हो जाता है, 3 दफ़ा महीने में आना पड़ता है मुझे। तो कहते हैं कि आप क्यों आते हैं, आपको आना नहीं चाहिए, आपको जब ज़रूरत होगी हम बुला लेंगे। मैंने भाई ऐसा नहीं होगा, मुझे तो इंसाफ चाहिए ना, मैं तो बार बार आऊँगा। तो उनको इस बात पे भी एतराज़ था, बोला नहीं आया करें, ज़रूरत ही नहीं है आपकी। तो मैं फिर मायूस हो गया हूँ इस निज़ाम से, इस इंतहा का मायूस हो गया हूँ। पता नहीं कितने लोग आते हैं बेचारे कब्रों में चले जाते हैं, मैंने भी चले जाना है, लेकिन इंसाफ का कोई पता नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई इंसाफ होगा। और आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो कहाँ पर हैं? वो आपके पास? मेरे पास हैं माशाल्लाह। उनको मैंने कुरान की तालीम दी है, पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ। बड़ी बच्ची तो कुरान शरीफ पढ़ चुकी है सारा, और इस वक्त वो अच्छा उन्होंने स्कूल में दाखिल नहीं कराया था। अब अंदाज़ा करें, एक बच्ची 10 साल की थी उस वक्त, एक 7 साल की, स्कूल में दाखिल नहीं कराया था। मैंने 3 दफ़ा फ़ीसें दी उनको, जो कपड़े वगैरह लेके दिए, शूज़ लेके दिए कि भाई जाएं, लेकिन नहीं जाने दिया उसने, जालिम ने। स्कूल शकील कल्ब था, नमाज नहीं पढ़ने देता था, कुरान शरीफ खोलने नहीं देता था बेटी को, कहते तुम जादू कर रही हो, टूना कर रही हो। छुप के नमाज पढ़ती थी वो बेचारी, ये हालत थी। ये तो फिर कोई मेंटली इल शख्स लगते हैं। सारी फैमिली ऐसी है। माचिस से आप यकीन करें, आप हैरान होंगे, वो कहते थे जो माचिस की तीली से खाना बनाया जाता है वो हराम होता है, बताएं। लाइटर से बोला जलाओ चूल्हा, वो हलाल है। अजीब लोग है। तो वो जो ट्रॉमा है, एक 9-10 साल की बच्ची अपनी माँ का कत्ल देख रही है, तो वो आई कांट इमेजिन कि उसका जो असर है वो उनकी बच्ची की तो जहन पे क्या ही पड़ा होगा। बहुत बुरा। पहले तो जब वो क्या कहते हैं उसको, हिस्ट्रिया के दौरे पढ़ते थे शुरू में। फिर यहाँ डॉक्टर हैं एक, नाम नहीं जहन में आ रहा उसका, ज़ैनब शायद नाम है इनका, तो उनसे इलाज करवाया हमने, उससे काफ़ी बेहतर हुई। फिर इनको मैंने स्कूल में दाखिल कराया, उससे उसको एक्टिविटीज़ इतनी मसरूफ़ कर दिया मैंने, जैसे वो स्कूल से आएंगी तो थोड़ी देर आराम करने के बाद
अरबी टीचर हैं एक हमारी उधर, वो आती हैं, वो उनको पढ़ाती हैं, और फिर रात की ट्यूशन के लिए दूसरी आ जाती हैं, वो पढ़ाती हैं। मतलब उसको बिज़ी कर दिया हमने, बिल्कुल उसकी लाइफ इतनी मसरूफ़ कर दी। ये हमें डॉक्टर ने कहा था कि इसको मसरूफ़ कर दो, और हमने इसको इतना मसरूफ़ कर दिया, अब काफ़ी बेहतर है। लेकिन जब कभी ये ज़िक्र होता है तो बस वो फिर वही एबनॉर्मल वाली बातें करने लग जाती है, क्योंकि वो उसने देखा है सारा। रात को कई दफ़ा वो हड़बड़ा के उठ जाती है इस तरह डर के। तो इसमें बच्चों की कोई काउंसलिंग वगैरह कुछ होता है, किस तरह होता है सिलसिला? बच्चों की काउंसलिंग ये है कि मेरी छोटी बेटी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको माँ बन के पाल रही है, वो उससे मुतमईन भी हैं, हर बात अपने दिल की उससे बात करते हैं वो। जिसमें छोटा बच्चा है तो उसको तो माँ का पता ही नहीं है, वो 1.5 साल का था, उसको माँ की पहचान ही नहीं है, वो उसी को माँ समझता है वो। तो वो उनको वो पाल रही है बहुत अच्छे तरीके से, मैं बहुत मुतमईन हूँ उससे। आई एम श्योर वो जी प्रॉबेबली देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जी किस तरह, जो भी 9 दिन भी व्हेन दे वर ऑन द रन, थिंग दिस थिंग्स अनफॉर्चुनेटली स्टे विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वो फिर ट्रॉमा किस तरह से बाहर आएगा, क्या होगा, खुदा जाने। आपकी जो वाइफ है, हाउ डिड शी डील विद इट? वो उस वक़्त गवर्नमेंट जॉब थी उनके पास, टीचर थी, फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली इन बच्चों की वजह से, और रिटायरमेंट ले ली ताकि इनकी केयर कर सकूं। अब हम वो उसकी ड्यूटी यही है ज़्यादातर कि इनको अक्सर हफ्ते में 1 दिन में 2 दिन में कहीं ना कहीं लेके जाना, घुमाने के लिए एक्टिविटीज़ इनकी तवज्जो देना। मैं समझता हूँ कि मैं जो मेरी हालत है, जो मेरे अपने कैपेसिटी में उनको उनको जो सहूलियत दी हैं मैंने, वो मुझसे बढ़कर हैं। मैंने उनको जो सहूलत दी हुई है बच्चों को। अब मैं कल आया था यहाँ, रात मुझे वो बड़ी से छोटी बच्ची सो नहीं रही थी, वो नाना अबू आप आ जाएं, मुझे दिल नहीं लग रहा घर पे। तो वो इतने मुझसे वो हो गए, हमसे सबसे बहुत ज़्यादा अनस हो गए, और बार बार डिमांड करते हैं। जिस तरह पेशी के पास जाता हूँ, सबसे पहले उनका सवाल ये होता है कि नाना आज क्या हो गया, आज कुछ हुआ। वो इसको फांसी पर देखना चाहते हैं बच्चे, हालांकि बाप है उनका, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमारा बाप नहीं, बहुत जुल्म किया उसने। वो मुझसे ज़्यादा चाहते हैं कि इसको फांसी हो। आपकी कोई जस्टिस की उम्मीद है इस सिस्टम से? इस सिस्टम से तो मुझे नहीं है, लेकिन ख्वाहिश तो है कि इसको सरेआम फांसी हो। मेरी ख्वाहिश है ये, पता नहीं पूरी होगी भी नहीं होगी, लेकिन ये ख्वाहिश है। लेकिन उम्मीद नहीं है, मुझे कुछ उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये वाक़ये इतने ज़्यादा पाकिस्तान में क्यों होते हैं? जस्टिस का ना होना, कानून का पेच दाव। देखें, पहले जब ऐसा काम होता है, सबसे पहले तो पुलिस वो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, वो अपने पैसे कमाते हैं। उनकी पुलिस मोबाइल में टायर लगवाए, खरीद कर टायर डालिया। जी जी, पेट्रोल डलाया। फिर वो हैदराबाद में वो कहने लगे कि हम पहले खाना खाएंगे। मैं उसके मुजरिम के पीछे हूँ, नज़दीक पहुँच गया हूँ, मैं अपने बच्चे लेना चाहता हूँ उससे। वो कहते पहले हमें खाना खिलाओ, खाना खाएंगे जी फिर जाएंगे आगे। ये बहुत बुरा हाल है। फिर कानून, दूसरा ये कि हमारे जजेस, ख़ासकर मैं जजेस से कहूँगा, अब इस केस में पुलिस ने उनकी बड़ी हेल्प की, लेकिन मुजरिम उस एक का बंदा बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये कातिल है। वो मान भी गया, उनके पास हर एविडेंस है, उसकी टूटी हुई चूड़ियाँ, उसके खून, ब्लड, उसके ज़ख़म, उसके हाथ पे भी चोटें लगी थी, वो उसका भी खून था, वो भी मैच हो गया, हर चीज़ उसके मैच हो गई है। अब मुझे नहीं समझ आता वो डिले क्यों कर रहे हैं। जजेस को एहसास ही नहीं रहा हमारा कि जिसके मर जाता है उसके लिए क्या होता है, जज महसूस नहीं करते। क्या कह के डिले करते हैं? बस वो आज वो वकील नहीं है, फलाना नहीं है, आज वो नहीं है, बस टाल देते हैं, कुछ भी नहीं, तारीख देते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। अगर कोई बोलता है तो उसको डांट देते हैं आगे से। आई थिंक पाकिस्तान में क्रिमिनल केसेस की एवरेज ही
3 से 5 साल है मेरे ख्याल से जी। सिविल केसेस की तो फिर हाँ वो तो चलते रहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, बट क्रिमिनल केसेस की भी इतनी ही एवरेज है अनफॉर्चुनेटली। एंड मीडिया से आपको कुछ हेल्प सपोर्ट? जी मैं इसीलिए मीडिया पे आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि शायद मुझे कोई इंसाफ मिल जाए, क्योंकि इस वक्त जितनी ताकतवर मीडिया है और कोई भी नहीं है। देखें पहले नूर मुकद्दम का केस, फिर वो जो मुल्तान में मर्डर हुआ था सानिया, उसका केस। जर्नलिस्ट की बेटा हाँ जो था, हाँ हाँ, उनको तो इंसाफ मिला है ना, उनको तो मिल गया ना इंसाफ। ये इसीलिए हुआ है कि मीडिया ने मदद हेल्प की है, मीडिया की हेल्प की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे, वरना तो मेरी तरह वो भी चलते रहते। 2022 में कोई कवरेज मिली? मैं अभी सर्च कर रहा था, मुझे न्यूज़ पे उस टाइम इतना मिला नहीं कुछ। जियो पे चली थी, जियो पे एक छोटी छोटी हल्की सी न्यूज़ चली थी उस दिन, मैंने तो नहीं देखी, लोगों ने मुझे बताया था, तो जियो पे चली थी। उसके बाद उन्होंने भी नहीं किया। कुछ आए थे मेरे पास, वो इंटरव्यू करके गए थे, मुझे अभी चैनल्स का नाम तो याद नहीं, 7-8 बंदे आए थे मेरे पास, लेकिन इतना को ख़ास वो नहीं दिया उनको टाइम। एंड अब जो लोग सुन रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि लोग किस तरह आपकी मदद करें? क्या कर सकते हैं कि कुछ केस पे स्पॉटलाइट आए कि जल्दी कुछ हो सके? मैं कहता हूँ इस मैसेज को इतना फैला दें कि ये हमारे जजेस के, ये उमरा हैं, हमारे वज़ीर हैं, इनके कानों तक ये बात पहुँच जाए, वो देख लें, शायद कोई मेरी मदद कर दे। एंड हैशटैग जस्टिस फॉर फरियाल अशरफ जी हर जगह इस्तेमाल हाँ करें, जी पोस्ट करें। जी अक्सर ग्राफिक डिज़ाइनर्स हमें देख रहे होते हैं, जी आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। जिस तरह कंदील बलूच की एक इमेज थी, वो एक किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने ही बनाई थी, तो फिर वो एक सिंबल बन गई। जी मे बी थिंग्स लाइक दिस विल हेल्प। बाकी हमारी दुआएं सर, अल्लाह। इंशाल्लाह। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ फादर, तो आई कांट इवन इमेजिन द पेन दैट you've gone through. अगर और वालिदैन सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि यार अगर बेटी है तो? बेटी को देखें, हम ये जो कह देते हैं ना कि बेटा आप यहाँ से तेरी डोली जा रही है, अब जनाजा ही वहाँ से उठना चाहिए, तो ये वर्ड छोड़ दें अभी। वो ज़माना नहीं रहा, वो पुराने सादे लोग थे, वो लोग नहीं रहे अभी। अब तो एक भीड़ है जिसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, वसीम के जैसे लोग हैं, उन्होंने अपनी बेटी की केयर करें, अपनी बेटी को पास बैठा के सुने, उसकी हालत देखें। जबकि मैं समझ रहा था कि मेरी बेटी सुखी नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया, जो मेरी गलती है। मैं उसको बचा सकता था, मैं उसको ज़बरदस्ती भी अपने घर मैं बाप था, उसको अपने ज़बरदस्ती अपने घर बिठा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उसकी मर्ज़ी पे चलने दिया। आज मैं अपनी बेटी को याद करके रोता हूँ, कब्र पे जाकर रो लेता हूँ। अब तो आंसू भी नहीं साथ देते, बस सोचता रहता हूँ। कई दफ़ा रातों को उठ के मैं हड़बड़ा के उठ जाता हूँ, चीख के उठ जाता हूँ, डर के उठ जाता हूँ। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि अपनी खुदारा पहले तो अपनी बेटियों को इस ऐसे जो है लोगों से बचाएं, केयर करें उनकी, और उसके बाद अगर कोई इस तरह के उसमें आ जाए तो उससे फिर बेहतर यह है कि उससे छुटकारा ले लें, अपनी बेटी को बचा लें। ऐसे दरिंदे जानवर अभी भी यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि देखें ना, एक जालिम आदमी को पता है कि मुझे क्या होगा, 2-4 पेशियों के बाद, हफ्ते कुछ 2-4 महीनों के बाद मैं छूट जाऊंगा, फिर कुछ ना किसी को मार दूंगा। ऐसे कई वाक़यात हुए, निकलते ही मार देते हैं वो। लेकिन हमारे जो जजेस हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे, वो नहीं इस बात को समझते। वो उनके लिए एक केस है, बस नंबर है, एक 36-22 नंबर है उनके लिए, वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमें वही एज अ सोसाइटी जिस तरह हमने बनाई हुई है, जिसमें हम नॉर्मलाइज करते हैं, जिसमें टीवी ड्रामे आते हैं कि मार पड़ रही है लड़की को तो ये तो प्यार है उसका, या ये लेसन्स देते हैं कि बच्ची मार खा लो। आई थिंक ये जो हम अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये प्यार है थप्पड़े खाना,
ये एज ए सोसाइटी हमें तब्दील करना पड़ेगा। मैं अपनी मिसाल दूंगा, अगर मुझे पता चलता है कि इस पे तशद्दुद कोई होता है तो मैं कभी भी नहीं इसको छोड़ता था। मुझे ये बताया ही नहीं कि मेरी बेटी ने इस बात पे पर्दा रखा, उसका मकसद ये था कि मेरा घर बसा रहे। अगर मैं बाबा को ये बताऊंगी तो मेरा बाबा मुझे जाने नहीं देगा, तो बस उसका मकसद यही था। उसने तशद्दुद भी सहा, सब कुछ की सहा, सिर्फ अपना घर बसाने के लिए। दूसरी तरफ उनकी फैमिली को भी सोचना चाहिए कि आप लोग तो देख रहे थे ये होते हुए, खुदा ना खास्ता आप लोगों की जो बेटियां हैं उनके साथ कल कुछ आपको ये देखना पड़े। कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि यार भले आपका बेटा हो जो भी हो, आप अपने घर पे देख रहे हो आपकी बहू आपकी भाभी पे जुल्म हो रहा है, हाउ कैन, आप कैसे ये देख सकते हो? देखें, इनकी मैं क्या बताऊं, इनका वालिद फौत हो गया तो उसके कफन दफन के पैसे कहते हमारे पास नहीं है। मैंने किया, जो खैरात वगैरह होती है वो भी की। फिर उसके बाद मैं यहाँ से मीरपुर शिफ्ट हो गया जब इनकी वालदा फौत हो गई। तो एक्चुअली उन दिनों मेरी उससे छोटी बेटी है, वो बहुत सख्त बीमार थी। तो उसको हम सोच रहे थे कि हॉस्पिटल लेके जाएं, तो ये फ़ोन आ गया कि इनकी वालदा फौत हो गई। तो मैंने अपनी मिसेस से कहा कि हम चलो जनाजा में अटेंड करके आते हैं। जैसे ही हम मीरपुर खास से टंडोल यार पहुँचे तो मेरे बड़े बेटे का फ़ोन आ गया कि भाई आप ही बड़ी सीरियस हो रही है, आप मत जाएं, आप आ जाएं वापस। हम वहाँ से वापस आ गए। हमें उन्होंने कहा हम नहीं आ सकते। तो मेरी बेटी कहने लगी पापा आप नहीं आ रहे तो कम से कम कफन दफन के पैसे तो भेज दो। मैं इतने पैसे नहीं इनके पास कि कफन दफन कर सकें। बोला नहीं है, ये कह रहे हैं ये ज़िम्मेदारी आपके पापा की है, वालदा उनकी फौत हुई है, ज़िम्मेदारी मेरी है। बहरहाल मैंने फिर बेटे से कहा बेटा 20,000 रुपये इनको भेजो। तो वो आगे से मुझे जब उसने रिसीव किए 20,000, वो फ़ोन करके कह रहा है मुझे, बोलता मैं आपको भीख मांग रहा हूँ कि तुमसे। मैंने कहा बेटा फिर क्या है, ये भीख नहीं तो क्या है, ये वालदा तुम्हारी फौत हो गई है, तुम उसे कफन दफन करो, मैं तो नहीं आ सकता हूँ, मेरी को मजबूरी है, जो मेरे पास थे मेरे पे भेज दिए। हालत उनकी ये थी, सोच। आई थिंक एक वक्त आपकी वालदा फौत हुई हैं और आप ये कर रहे हो उस वक्त, मतलब आई डोंट नो, साउंड्स लाइक केस ऑफ मेंटल इलनेस, और क्या ही बोल सकते हैं। एंड मे बी ये माँ बाप के लिए भी एक लेसन है कि आपको अगर लगता है कि कोई अगर पैसे के लिए शादी कर रहा है, हाँ, या जहेज़ मांगते वक्त ही ये सब शुरू हो जाता है कि आप गाड़ी नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, और उस वक्त ही बुरी बात, तो आप समझ जाएं जी कि हाँ, वो आपकी बेटी को इंसान नहीं एक एटीएम बैंक समझते हैं। जी तो खुदा के वास्ते आप साहिब इस्तात भी हों तो अपनी बेटियों को एटीएम बैंक ना बनाएं जी किसी हाँ, के लिए। बिल्कुल। जब ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएं तो समझ जाएं कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे के लिए। एंड ऑब्वियसली जहाँ तशद्दुद, उस पर फिर आगे वेट ना करें जी हाँ, कि बिल्कुल वेट ना करें, बिल्कुल छुड़ा लेने से जान छुड़ा लें, वरना फिर मेरी तरह लाश ही मिलेगी नहीं, वो भी खून में लथपथ। 9 जगह से वार किया था उसने, 9 जगह से खंजर पे वार किया, इतना जुल्म। क्या कह सकते हैं सर, अल्लाह कुछ बेहतरी करे, जस्टिस जी, करे, और जैसे और अल्लाह इन्हें हमारे जजेस को हदायत दे दे, बस और देख लें। और ये ना हो इस मुल्क में, जो ये जी होता रहता है, जी हाँ सर, ये ना हो। अगर इंसाफ होने लग जाए तो ऐसा नहीं होगा। अब देखें ना, दूसरी दुनिया में सजाए मौत नहीं है, लेकिन वहाँ क्राइम ना होने के बराबर हैं। क्यों? उनको पता है कि हम सारी उम्र जेल में सड़ेंगे। यहाँ तो खौफ ही नहीं ना, यहाँ तो कई मेरे जानने वालों के कई इस तरह के मर्डर हुए हैं, वो छूट जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अभी वो जो जज के बेटे हैं जी जिन्होंने 2 लोगों को गाड़ी से मारा है, बाहर देखें, बाहर एक रात खत्म भी हो अंदर नहीं रहा, वो केस भी ख़त्म हो गया, इतना अनफर्म केस चल पड़ा। तो मतलब अपने लिए इंसाफ और है, दो 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 चीज़ें हैं ना, अपने लिए इंसाफ और दूसरों के लिए और। सर अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले, अल्लाह करे हमारे मुल्क में चीज़ें बेहतर हों, हमारे कौम की जो बच्चियां बेटियां हैं जी उनके साथ ये सलूक ना हो, जी और हम
जो मीडिया पे भी लोग हैं वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं, जो सोशल मीडिया पे है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं, जो ये इस तरह के बयानात देते हैं कि मारो, थोड़ा बहुत ये डिस्कशन होता है कि कैसे मारना है, खुदा का खौफ कर लो यार. और आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड एंड आई विश वी लिव्ड इन अ बेटर कंट्री व्हेन दीज थिंग्स वर नॉट स्टैटिस्टिक्स. और हमारे थोड़ा इंशाल्लाह कॉम जाके प्लीज़ जस्टिस फॉर फरियाल अशरफ यूज़ करें. एंड इंशाल्लाह वो दिन देखेंगे जब आपको जस्टिस मिलेगा. इट्स दैट्स लीस्ट व्हाट दिस कंट्री कैन डू. थैंक यू सर. आज हमें बताया. थैंक यू.